हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स, जिस पे देखेंगे आभासी एका अणुक अभिक्रिया क्या होती है। तो बात करें भाई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ठीक है। आभासी एका अणुक अभिक्रिया जो चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की देख रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो एकदम आसानी से इसे एग्जाम्पल सहित देखेंगे, बहुत ही आसान है। तो यार प्लीज़ वीडियो को बस आखिरी तक देखना, एकदम आसानी से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आभासी एका अणुक अभिक्रिया क्या होती है। देखो नाम से पता चलता है आभासी एका अणुक अभिक्रिया मतलब एक अणु का आभास होना, ठीक है। इस पे होते दो अणु है लेकिन आभास केवल एक ही अणु का होता है, वो चीज़ कहा गया आभासी एका अणुक अभिक्रिया, ठीक है। अभी पूरी समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो आभासी एका अणुक अभिक्रिया, पहले थ्योरी पढ़ो फिर आगे देखते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण से अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्रकट होती है परंतु उसमें अणुओं की संख्या एक से अधिक होती है, ठीक है। अब आपको इसे समझने के लिए सबसे पहले कोटि और आणविकता के बारे में पता होना चाहिए। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अब अगर आप उसको भी देखोगे तब भी अच्छे से समझ में आएगा और इसमें भी थोड़ा बहुत आपको हिंट दिए दे रहे हैं, ठीक है। देखो आणविकता, आणविकता जो होती है अभिकारक अणुओं की संख्या होती है। मान लो दो अभिकारक अणु हैं, देखो कोई रिएक्शन लिखते हैं मान लो, इसी से आपको ये वाली भी समझाएंगे। देखो C12H22 यहाँ पे 22 होता है, ठीक है। C12H22O11, C12H22O11 इसका नाम है सुक्रोज। ये जब H2O जल से क्रिया करता है तब आपका यहाँ से एक अणु ग्लूकोज का निकलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। और एक अणु ये ग्लूकोज का है, एक अणु है फ्रक्टोज का, और इसका नाम है सुक्रोज, इसका नाम है जल। तो देखो ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है। तो देखो आणविकता क्या होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या। देखो इधर वाला आपका अभिकारक होता है, इधर वाला प्रोडक्ट उत्पाद होता है। ये रिएक्टेंट होता है अर्थात अभिकारक, इसे हिंदी पे कहते हैं प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद, ठीक है। इधर वाला अभिकारक, इधर वाला उत्पाद, ये बात समझ में आ रही है। तो अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है और कोटि निकालना भी हमने आपको सिखा रखा है। अगर इस पे बात करें तो कितने अभिकारक अणु, दो अभिकारक अणु, तो आणविकता 2 है, ठीक है। कोटि समझ लो फिर आसानी से इसको समझाते हैं। कोटि निकालने के लिए हमने आपको वेग समीकरण बताया था। वेग इक्वल टू होता है k a की पावर x b की पावर y, ठीक है। a और b आपकी अभिकारक की सांद्रताएं होती हैं। x और y को अगर आप जोड़ दो तो आपको कोटि मिल जाती है, ठीक है। x और y को अगर जोड़ दो तो कोटि मिल जाती है, ठीक है। तो आणविकता और कोटि के बारे में समझ गए। अभी इसी फॉर्मूले से आपको ये पूरा क्लियर कर देंगे, बस देखते रहो। देखो आणविकता क्या होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या, तो दो अभिकारक अणु तो आणविकता 2। कोटि क्या होती है, देखो ये आपका वेग इक्वल टू, जो वेग व्यंजक कहलाता है, वेग इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y। a और b अभिकारक की सांद्रताएं हैं, x और y इनकी घातें हैं। अगर आप x और y को जोड़ दो तो कोटि मिल जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और अच्छे से समझना तो आप वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो देखो इतना समझ में आ गया आणविकता और कोटि। आप देखो क्या होगा इस पे, कह रहा है वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण, ये क्या है, वेग समीकरण या दर समीकरण, क्या है, वेग समीकरण या दर समीकरण से अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्रकट होती है। मतलब कि अगर आप इस वेग समीकरण को देखो तो अभिक्रिया जो हो आपको उसकी कोटि कितनी दिखे, एक। कोटि कितनी दिखे, एक, परंतु उसमें अणुओं की संख्या एक से अधिक हो। देखो ध्यान से समझो, उसकी कोटि एक दिखे लेकिन जो अणुओं की संख्या अर्थात आणविकता हो वो एक से अधिक हो। मान लो जैसे 2 हो, जैसे कि ये रिएक्शन का हमने आपको जो एग्जांपल दिया इसीलिए दिया। देखो ये है सुक्रोज, जल से क्रिया की, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, ठीक है। इसका नाम है सुक्रोज, इसका नाम है जल। अब बताओ यहाँ पे अभिकारक कितने अणु हैं, 2 अणु है। देखो एक और एक, 2 अणु है। तो आपको यहाँ पे इसकी आणविकता पता चली 2, या अणुओं की संख्या कितनी है, इस पे 2 है, ठीक है। अगर आप इसकी कोटि निकालना चाहो तो कोटि का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, कोटि निकालने के लिए आपको यही वेग व्यंजक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं वेग बराबर, जैसे यहाँ a की पावर x और b की पावर y था वैसे यहाँ पे इसकी पावर और इसकी पावर में होना चाहिए। C12H22O11 की पावर में कुछ होना चाहिए और H2O की पावर में कुछ होना चाहिए, यही तो होना चाहिए आपके हिसाब से इस पे। लेकिन यहाँ पे यही नहीं होता। देखो आभासी एका अणुक अभिक्रिया में 2 अणुओं का आभास होता है, मतलब अणु ज़्यादा होते हैं लेकिन कोटि उसकी एक ही होती है। इसके ऊपर ये निर्भर ही नहीं करती कोटि, जैसे यहाँ a और b दोनों के ऊपर निर्भर कर रही, लेकिन यहाँ पे केवल इसकी घात पर निर्भर करती है, जिससे इसकी कोटि आती है 1।
जब हमने आपको कोटि पढ़ाया था तब भी ये वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है। अगर वो वाला वीडियो देखोगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे इसकी आणविकता जो आती है 2 आती है, लेकिन कोटि 1 आती है, ठीक है। इतना अगर आप इसको समझ रहे हो तो देख लो। देखो यहाँ पे क्या सीखा आपने, 2 अणु हैं तो आणविकता 2, कोटि कैसे निकाली, वेग इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे के लगा लो, ठीक है। वेग इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, 1 इसकी घात है क्योंकि इस पे 1 का गुणा है, ठीक है। 1 का गुणा इसलिए इसकी घात हमने 1 रख दी। और इसी को क्यों लिखा, बी क्यों नहीं लिखा, इस H2O को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो ये और ये जब रिएक्शन करते हैं तभी ये बनता है, लेकिन इसमें इसका भाग बहुत कम यूज होता है। ध्यान से समझने का प्रयास करो, इसका भाग जो है बहुत कम यूज होता है, इसकी सांद्रता बहुत कम यूज होती है, जिसके कारण हम इसे नगण्य मान लेते हैं। इसको काउंट नहीं करते, हम केवल इसको काउंट करेंगे और इसकी पावर में 1 लिखेंगे कोटि निकालते समय। तो वेग व्यंजक जो होगा, वेग इक्वल टू होगा Kc12H22O11 की पावर 1, इसलिए इसकी कोटि 1 आएगी। लेकिन अणुओं की संख्या 2 अणु है तो आणविकता 2 आएगी। हमने आपको बताया था पहले ही कि कोटि भैया जो होती है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रयोगों से जैसे यहाँ पे हमने देखा कि H2O तो कम रिएक्ट कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, इसलिए इसकी ही सांद्रता यहाँ पे यूज हुई और H2O की नहीं यूज हुई, ठीक है। तो मेन बात आपको इसमें लिखना क्या है वो सीखो। आभासी एका अणुक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण से अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्रकट होती है परंतु उसमें अणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है, तो ऐसी अभिक्रिया आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल दे देना ये वाला, C12H22O11 प्लस H2O C6H12O6 प्लस C6H12O6। आप यहाँ पे आणविकता लिख देना नीचे, आणविकता कितने, 2 अणु तो आणविकता 2, कोटि निकाल लेना इस वाले फॉर्मूले से, वेग इक्वल टू के, केवल इसकी घात पर निर्भर करेगी, इसलिए कोटि इसकी कितनी आ जाएगी 1। कोटि 1 आ गई तो आप यहाँ पर से नीचे स्पष्टीकरण भी दे सकते हो कि इसमें अणुओं की संख्या 2 है लेकिन इसकी कोटि 1 है, मतलब कोटि 1 है। तो इससे आपको, अगर आपको केवल यही हम दे दें समीकरण, बताओ रिएक्शन कौन सी, तो आप कहोगे इसमें एक ही अभिकारक है, यही तो कहोगे। तो यही है आभासी एक अणु का क्रिया, जिसमें आभास एक अणु का हो लेकिन ज़्यादा अणु हो। देखो अगर केवल अभी आपको रिएक्शन नहीं पता, केवल इतना पता है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ से कि एक ही अभिकारक होगा C12H22O11, लेकिन यहाँ से पता चलता था कि ए और बी दोनों हैं। तो यही आभासी एक अणु का क्रिया जिसमें आपको आभास हो एक ही अणु का लेकिन एक से ज़्यादा अणु हो, जैसे कि यहाँ की वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण से अभिक्रिया जो हो प्रथम कोटि की दिखे परंतु उसमें अणुओं की संख्या 1 से अधिक हो। अभिक्रिया जो है एक ही दिख रहा है, लगता है कोटि 1 है तो इसमें अभिकारक भी 1 होगा, लेकिन देख रहे हो इसकी आणविकता 2। तो ये वाला आपको परिभाषा लिख देनी है, ये एग्जाम्पल लिख देना, यहाँ वेग लिखना, ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ये C12H22O11 और इसकी पावर में 1 लिख देना, कोटि लिख देना 1, नीचे से लिख देना इसकी आणविकता 2 और कोटि 1 है, अतः ये आभासी एक अणु क्रिया है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत ही आसानी से, मतलब कोई भी आपको रह ना जाए इसलिए अच्छे से समझाया, टाइम भले लगा लेकिन अच्छे से समझा आपने, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।